लेट्स फाइट बयानबाजी। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस अमीर बनना ही नहीं चाहती। यह गांधी के समय से चला आ रहा डिजाइन है। जिस दिन हम अमीर बन जाएंगे उस दिन हम बीजेपी हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये बात हमें लोकसभा चुनाव के दौरान समझ आई, जब हमारे सारे खाते फ्रीज कर दिए गए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। राहुल गांधी ने संसद में उनका माइक बंद किए जाने को काफी गंभीरता से लिया है। लखनऊ में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है, जिस पर बोलते ही उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हर बार संवेदनशील मुद्दा उठाने पर स्पीकर ऐसा ही करते हैं। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा है कि जब इनका नेता नहीं सुधर रहा तो सांसदों में भी सुधार की उम्मीद कैसे की जाए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद खाने पीने का सामान लेकर संसद में अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। मेंबर का बिजनेस तो मेंबर का है, सरकार का नहीं है। ये अपना प्राइवेट मेंबर का टाइम भी ये लोग खाना चाहते हैं। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा, बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए। उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में
इतना इनडिसिप्लिन काम करते हैं, उनका नेता ही वहां गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसा हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है, कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं, इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा है कि लोग योगी को बुलडोजर बाबा कहते हैं और केवल तोड़ने का एक पक्ष देखते हैं, लेकिन बुलडोजर तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है। राजनाथ ने स्पष्ट किया कि यह नीति अपराधियों पर सख्ती के साथ राज्य में प्रगति का आधार बनी है। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नीयत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में प्राइवेट अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर मोटे बिल बनाते हैं, जबकि बीमा कंपनियां बिना वजह क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, जिससे मरीजों को शव तक नहीं मिलता और लोगों को गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। करवाते वक्त आप भगवान हो, उसके बाद आप सिर्फ हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच की एक टेनिस बॉल हो। एडमिट होते ही टीपीए में पता चलता है कि आपकी कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड है, पहले पे करो उसके बाद रिइंबर्समेंट होगा। मान लो क्लेम फाइल हो भी गया, आप डिस्चार्ज वाले दिन भी एक कागज के लिए पूरा दिन बैठे रहते हो, बिलिंग चलती रहती है। आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करो, आधा घंटा उनकी कॉलर ट्यून सुन के होल्ड पर बैठे रहो, हर बार नया कॉलर एजेंट, हर बार पूरा इशू दोबारा समझाओ, फिर भी क्लेम रिजेक्ट। महीनों तक इंश्योरेंस ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच के चक्कर काटो। सर, इरडाई के मुताबिक 2024 में 26,000 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। इस वजह से हर साल करोड़ों इंडियंस गरीब हो जाते हैं। आज देश के बड़े हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इक्विटी ने खरीद ली हैं। हॉस्पिटल्स डेलिबरेटली बिल्स पॉलिसी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सांसदों के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस का
आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने समर्थन किया है। बेनीवाल ने कहा है कि देश भर में चुनाव में गड़बड़ियां हुई, खासकर राजस्थान में कई नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए, जिसके खिलाफ उन्होंने सदन में विरोध दर्ज कराया था। ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लेके आए हैं क्योंकि टीएमसी का मानना है कि वो बीजेपी की उस पर काम करते हैं एंड उनके वर्किंग स्टाइल। एसआईआर को लेके बड़ी गड़बड़ियां पूरे देश के अंदर हुई। हमारे राजस्थान के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत से नाम गलत तरीके से काटे गए और उसको लेके हाउस के अंदर भी हम लोगों ने विरोध किया था। और जो ये टीएमसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इनको हटाने का लेके आई है, उसके अंदर मेरे दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी, हमने भी सिग्नेचर किया और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। सकीना रेड्डी जी का कहना है कि ऑपोजिशन जो है इसी रवैये के चक्कर में, जिस तरह से रवैया वो हाउस के अंदर करती है, इस चक्कर में पब्लिक उनसे नाराज है और उनको जो है दोबारा पावर में नहीं लाने दे रहे हैं और जो है इस तरह का रवैया में नहीं करना चाहिए अगर उन्हें दोबारा। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष बिखरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इंडिया अलायंस का ही पार्ट हूँ, लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से एक दूसरे को मुद्दे बता के लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई विपक्ष नहीं लड़ रहा, अलग अलग दिशाओं में लड़ रहा है। और इसीलिए देश की जनता मोदी जी के खिलाफ वोट करना चाहती है, लेकिन उनको लगता है कि उचित स्थान नहीं है, इधर बार बार ये सत्ता के अंदर है। मोदी जी से देश फेडअप हो चुका है, लेकिन वोट डाले कहाँ, इसलिए ये हालात हो रहे हैं देश के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सरकार की सप्लाई चेन और एलपीजी जैसी समस्याओं पर तैयारी के बारे में सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने तंज कसा कि विपक्ष अपना एजेंडा चलाना चाहता है, सीढ़ियों पर चाय पीता है, लेकिन असली मुद्दे पर गोलमाल करता है। So in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization plan. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर एलपीजी के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एलपीजी संकट पर चिंता जताई है। थरूर ने कहा है कि मंत्री के बयान के अनुसार पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं, लेकिन एलपीजी एक विशेष क्षेत्र है जहां दिक्कतें हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग लकड़ी कोयले से हटकर सिलेंडर पर निर्भर हो गए हैं। The petroleum products are one thing. Petroleum for petrol and diesel in our petrol stations is something else. According to the minister's statement yesterday, petrol, diesel, kerosene, all that, the supplies are adequate. It seems the LPG is a particular area where there is some shortage because unfortunately a lot of our cooking and especially those who switched in the rural areas from wood and coal have been switching to cylinder gas, and if cylinders are not easy to get, that becomes a real challenge. All I can say is, look, we are all in this together. The country must unite to ensure that these problems are overcome as quickly as possible. 5 states are going to the polls. Those of us who have to campaign, we also need petrol. We also need to go around. The restaurants we go to, they're shutting down because they don't have enough gas cylinders. Where are we going to eat as we are running around campaigning? I'm being trivial, but I'm just saying, even at our level, it is going to hit all of us in many, many ways in the normal activities of our democracy. It's a situation where, frankly, many of us are concerned about how things are going to evolve and whether normal life can continue much longer if this war doesn't stop very soon. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि चीमा की बातें झूठी हैं और उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल में सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन और पेंशन मिल रही है और विकास कार्य बिना रुकावट जारी है। मैं एक बयान देख रहा था कि वहाँ पेंशन नहीं मिल रही है, वहाँ पे नहीं मिल रही है, ये सब बातें झूठी है। आप पत्रकार है, किसी की पे रुकी, यहाँ किसी की पेंशन रुकी, कोई विकास का कार्य रुका, लेकिन मैं उनका बयान देख रहा था जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर सोचकर ये बात करनी चाहिए कि हमने क्या किया है। कोई किसी प्रकार का टैक्स कोई राज्यों को देखकर नहीं लगाया जाता है और ना ही राज्यों को देखकर किया जाता है। लेकिन उन्होंने और बोल दिया कि आज हिमाचल प्रदेश में पे देने के लाले पड़े हैं, पंजाब पेंशन देने के लाले पड़े हैं।
हमारी सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की और तब से सबको पेंशन भी मिल रही है, पे भी मिल रही है। हमारी सरकार ने जो कहा है उसको किया है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।